बच्चों हम हमारी पुस्तिका पढ़ रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और इस पुस्तिका का हम प्रथम अध्याय प्रारंभ कर चुके हैं और इस अध्याय के तहत हमने 2 भागों का अध्ययन कर लिया है। पहले भाग के तहत हमने विभिन्नताएं या भिन्नताएं हमें किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, कौन कौन से ऐसे रोचक तथ्य होते हैं, कौन कौन सी ऐसी काल्पनिक कहानियां होती हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण ही हमें समृद्ध बनाती हैं, ये पढ़ा था। दूसरे भाग के तहत हमने ये जाना कि हमारे देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं वो किस प्रकार से विविधता को प्रभावित करती है। ठीक है, आज का जो हमारा तीसरा भाग है ये है विविधता के रूप में हम अध्ययन करेंगे हमारे भारत के एक क्षेत्र का जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लद्दाख के बारे में हम देखते हैं बच्चों, जो लद्दाख है वो हमारे देश के उत्तर में स्थित है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं विविधता पर भौगोलिक ऐतिहासिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित हम बातें देखेंगे। भारत के 2 अलग अलग क्षेत्र जिनकी भौगोलिक स्थिति व ऐतिहासिक स्थिति में बिल्कुल भिन्नता है और यह स्थिति उनके खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, व्यवसाय पेशों पर प्रभाव डालती है। बच्चों जब भी हमने बात की थी कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जो कि पहाड़ी इलाके में है जहाँ पे पर्वत हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मैदानी भाग है जहाँ पर, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल बहुत अधिक है यानी कि समुद्री क्षेत्र है। तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में जो लोगों का रहन सहन होता है, उनकी संस्कृति होती है, वो भी अलग अलग होती है। तो इसी के बारे में हम समझेंगे कि अगर हम हमारे भारत की बात करते हैं तो भारत के जो उत्तर के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं लद्दाख। क्या कहते हैं? लद्दाख। और दूसरा जो हमारा क्षेत्र है बिल्कुल विपरीत में वो यहाँ पर है, ये जो दूसरा राज्य है ये है हमारा केरल। कौन सा है? केरल। तो बच्चों इसमें अगर हम देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र में भी काफ़ी अंतर है, क्योंकि भौगोलिक और सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं वो हमारे विभिन्नताओं को प्रभावित करती हैं, हमारे जीवन को भी प्रभावित करती हैं। तो लद्दाख को आप देख सकते हो, ये भारत के उत्तर में है और भारत के उत्तर में क्या है? पहाड़ियां हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है उत्तर में। तो इसलिए लद्दाख भी बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है। अगर हम केरल की बात करते हैं बच्चों, तो केरल के हमने देखा है कि हमारे भारत के दक्षिणी भाग में समुद्र है, इधर भी क्या है? समुद्र है, इधर भी क्या है? समुद्र है। तो समुद्र होने के कारण केरल जो है वो कौन सा भाग हो गया भाई? ये इसका भौगोलिक क्षेत्र हो गया कि ये इसके एक तरफ तो समुद्र है बच्चों और एक तरफ केरल के क्या है? पहाड़ियां हैं। तो ये एक अंतर है। तो इन दोनों क्षेत्रों में काफी सांस्कृतिक रूप से भी अंतर आ जाता है भौगोलिक के आधार पे। वो अंतर क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हो। इस चित्र में आपको जो ये चित्र है ये तो है लद्दाख के और ये जो चित्र है ये है केरल के। तो इसमें देखो आपको क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है, आप पहले इसको देखिए। देखो बच्चों इसमें लद्दाख की बात करते हैं, ये देखो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ है, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो व्यापार किया जा रहा है वो पशुपालन का ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे खेती नहीं हो पाती क्योंकि पहाड़ हैं। यहाँ की वेशभूषा देखो आप, पहाड़ों के लोग हैं वो रहने खाने में भी अलग होते हैं, इनका पहनावा भी बिल्कुल अलग होता है, ये त्योहार भी अलग बनाते हैं। ये आप देख सकते हो किस तरीके से महिला है जो एक त्योहार में इनकी वेशभूषा होती है। ये तो हो गया लद्दाख का। अब हम बात करते हैं केरल का। केरल की देखो संस्कृति भी देखो, भौगोलिक क्षेत्र भी देखो। भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं, एक तरफ तो है पानी जो समुद्र है, एक तरफ क्या है? केरल में एक तरफ है पर्वत। ठीक है, और इन दोनों के बीच में केरल बसा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से देखें, यहाँ पर जो वेशभूषा होती है आप देख सकते हो किस तरीके से लोग सफ़ेद रंग के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। उसका कारण क्या है कि केरल के अंदर गर्मी अधिक होती है, लद्दाख में ऐसे कपड़े पहनते हैं। क्यों? इसका कारण है लद्दाख में सर्दी अधिक पड़ती है, तो इनके वेशभूषा में भी अंतर है। यहाँ पे आप केरल के नृत्य के अंदर किस तरीके से वेशभूषा पहनी जाती है इसमें और इसमें आप अंतर कर सकते हो। तो ये जो चित्र है बच्चों, इसके अंदर आप अच्छे भांति से समझ सकते हो कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र भारत के लद्दाख के अंतर्गत और सांस्कृतिक क्षेत्र लद्दाख के अंदर वो किस तरीके से भिन्न है हमारे दूसरे एक राज्य केरल से। केरल का भौगोलिक क्षेत्र भी अलग है, भिन्न है, और वहाँ पे संस्कृति भी अलग होती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जहाँ की जैसी भौगोलिक स्थिति होगी, यानी कि वहाँ का वातावरण कैसा होगा, जलवायु कैसी होगी, वहाँ का स्थल कैसा होगा, भू स्थल कैसा होगा, वो ही हमारी संस्कृति को भी प्रभावित
प्रभावित करता है, वो ही हमारे रहने और वहाँ के जीवन को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से यही है कि हमारी विविधता के ऊपर, हमारे रहने और जीवन के ऊपर भौगोलिक और ऐतिहासिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों राज्यों की। तो हम सबसे पहले लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे कि लद्दाख के अंतर्गत किस तरीके का जीवन होता है। लद्दाख है बच्चों, ये जो लद्दाख है इसकी भौगोलिक स्थिति पढ़ते हैं, यानी कि भारत के अंतर्गत ये कहाँ पर स्थित है और ये कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर हमारे जो भारत का नक्शा है उस भारत के नक्शे के अंतर्गत ऊपर आता है। तो ऊपर जो जम्मू कश्मीर है उस जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख बसा हुआ है, जम्मू कश्मीर के बिल्कुल पास में। ठीक है, यह क्या है भाई, ये रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तान वो वाला रेगिस्तान नहीं जहां पर मिट्टी पाई जाती है, बल्कि कैसा रेगिस्तान, शीत रेगिस्तान, सर्दी वाला रेगिस्तान, क्योंकि ज़्यादा बर्फ पड़ने से वहाँ की जो भूमि है वहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है, अनुपजाऊ होता है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इसलिए इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, लद्दाख को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्दी पड़ने के कारण कोई उपजाऊ चीज़ नहीं, यहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं होती, यहाँ पेड़ पौधे नहीं लगते हैं, इसलिए यह एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर खेती न के बराबर होती है, क्योंकि जमीन ही ऐसी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए खेती न के बराबर होती है। बारिश भी नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, बारिश बिल्कुल कम होती है, वर्ष भर अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। ये बहुत ऊंचाई पे है लद्दाख, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र बहुत ऊंचाई पे होते हैं, तो ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पर साल भर क्या होती है, बर्फ पड़ती रहती है। यानी कि ये बर्फीला क्षेत्र है, जहाँ पे बर्फ पड़ेगी तो क्या होगा, सर्दी भी ज़्यादा होगी। पेड़ बहुत कम होते हैं, जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है जिन क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए पेड़ वहाँ पर नहीं उग पाते हैं, बहुत कम पेड़ वहाँ पर उग पाते हैं। पीने के पानी की कमी हो जाती है। देखो बच्चों, सर्दियों में तो फिर भी पानी हम कम पीते हैं, इसलिए काम चल जाता है, लेकिन जब यहाँ पर गर्मियाँ आती हैं तब यहाँ पर पीने के पानी की बहुत कमी हो जाती है। फिर ये लोग क्या करते हैं, जो बर्फ़ से पिघला हुआ पानी होता है उसको ही पीने के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो इनको दूर दराज तक ऐसे बर्फ़ के पिघले हुए पानी को खोजना पड़ता है और फिर वहाँ से पानी लेके आना पड़ता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भौगोलिक स्थिति के कारण इनका रहन सहन किस तरीके से कठिन होता है, किस तरीके से अपने आप को रखते हैं। अब इन परिस्थितियों के कारण ही इनकी वेशभूषा कैसी होगी, क्योंकि ठंड वाली जगह है तो ये लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, विशेष रूप से ऊनी कपड़े पहनेंगे, बहुत बड़े लबादे पहनते हैं, अपने आप को ढक कर रखते हैं। समझ, इनके घर कैसे होंगे, इनके घर भी इसी तरीके के होंगे जिसमें बहुत कम सर्दी जाए। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से इनका रहना भी बिल्कुल इस भौगोलिक स्थिति के भौगोलिक रूप के अनुरूप ही हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई ये व्यवसाय क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है, खेती भी नहीं होती है, तो ऐसे कौन से कार्य करते हैं जिनसे इनको आमदनी हो। तो बच्चों, मुख्य रूप से लद्दाख में लोग पशुपालन का काम करते हैं, और पशुपालन में भी ये मुख्य रूप से भेड़ और बकरियां पालते हैं। यहाँ पर एक बकरी पाली जाती है और उस बकरी के बड़े बड़े बाल होते हैं, और उस बाल से एक ऊन बनाई जाती है जिसको पश्मीना ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्मीना ऊन। यह जो बकरी है इसको पश्मीना बकरी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, लद्दाख के अंदर। तो ये जो पश्मीना ऊन होती है बच्चों, इसका व्यापार लद्दाख में बहुत ज़्यादा होता है, और ये ऊन के जो कपड़े होते हैं ये बहुत गर्म वाले कपड़े होते हैं, इसलिए ये जो व्यापार होता है ऊन का, ये पूरे देश के अंतर्गत फैला हुआ होता है। ये लोग वहाँ से पश्मीना ऊन बनाते हैं और उन ऊनों से कपड़े बनाकर ये व्यापार करते हैं। तो मुख्य रूप से व्यापार किसका हो गया, पश्मीना शॉलों का। शॉल होते हैं, शॉल बनाकर ये बेचते हैं लद्दाख का। अगर हम खान पान की बात करें तो बच्चों, खान पान क्या होगा, खेती वहाँ पर होती नहीं है, इसलिए खान पान मुख्य रूप से किससे संबंधित होगा, दूध से संबंधित। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बकरियाँ भी पालते हैं और साथ में लद्दाख के अंतर्गत याक भी पाले जाते हैं। याक एक तरीके की गाय होती है जो पहाड़ी इलाके में पाई जाती है, तो उसको याक कहते हैं। आपने चित्र देखा होगा याक का, तो लद्दाख में याक पालते हैं और बकरियां पालते हैं, तो इसलिए दूध से संबंधित जो भी सामग्री होती है वो इनका खान पान होता है। जैसे दूध से बनी सामग्री में मक्खन हो गया, चीज हो गया, चीज एक प्रकार का छेना होता है, दूध फट जाने के बाद में बनता है, चीज हो गया, या फिर और भी दूध से संबंधित जो भी सामग्री होती है वो खाते हैं। साथ में ये मांस भी खाते हैं, क्योंकि बकरियां पालते हैं तो ये मांस भी खाते हैं। तो इनका खान पान भी आप देख सकते हो किस तरीके का है।
अब अगर हम बात करें कि इनके वहाँ के क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से यानी कि इतिहास में ऐसा क्या क्या परिवर्तन हुआ है जो इनके जीवन पे जिसका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि भूगोल वहाँ का ऐसा है, वहाँ की बनावट ऐसी है, इसलिए उनका जीवन विभिन्न प्रकार से बना हुआ है। अगर हम इतिहास की बात करें कि यानी कि इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जिनसे इनके जीवन पे प्रभाव पड़ा है, तो उसमें हम बच्चों देखते हैं कि लद्दाख हमेशा से व्यापारियों का आकर्षक केंद्र रहा है, यानी कि व्यापारी लद्दाख में बहुत आना चाहते थे। उसका कारण क्या है बच्चों? उसका कारण यही है कि रेगिस्तानी इलाका होने व मध्य एशिया को जोड़ने वाली कई घाटियों के द्वारा रास्ते बने हुए हैं और इन रास्तों से ये जो व्यापारी हैं ये आसानी से आ जा सकते हैं। अब रास्ते कैसे बने हुए हैं, यहाँ पे आपको एक नक्शा मानचित्र दिखाई दे रहा है। मानचित्र में आपको यहाँ पर लद्दाख दिखाई दे रहा है। ठीक है, लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। ये जो भाग है बच्चों ये चीन का भाग है। किसका भाग है? चीन का। और यहाँ पर अगर आप नक्शा देखोगे तो ये तिब्बत है। क्या है? तिब्बत। तो यहाँ पर ये लद्दाख से ये कुछ घाटियां बनी हुई हैं। घाटियां जानते हो, पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं उनको घाटियां कहते हैं। तो वैसे तो तिब्बत से लोग आ नहीं सकते, इन घाटियों के माध्यम से ही आ पाते हैं। तो ये जो व्यापारी होते थे ये इन घाटियों से तिब्बत से और लद्दाख के अंतर्गत आते थे और लद्दाख से तिब्बत में जाते। तो इस तरीके से काफ़ी सारे व्यापारी भारत के इस लद्दाख क्षेत्र में आए। चीन से भी बहुत सारे लोग आए। क्यों? व्यापार करने के लिए। ठीक है, यानी कि ये लोग अपना सामग्री यहाँ पर बेचते थे और यहाँ की सामग्री अपनी जगह पे बेचते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यापारियों का भी बहुत आकर्षण रहा, क्योंकि इनको आने जाने में सुविधाएं मिलती रहती थी। किन से मिलती थी सुविधाएं? इन घाटियों के माध्यम से। ठीक है, ये लोग किस तरीके का व्यापार करते थे? ये लोग मसाले का, कच्चा रेशम का, दरियों आदि का व्यापार करते थे। तिब्बती लोग वहाँ से मसाले लाते थे और यहाँ पर लाकर बेचते थे। दरियाँ लाते थे, वो यहाँ लाकर बेचते थे। यहाँ की जो ऊनी वस्त्र हैं वो वहाँ ले जाकर बेचते थे। तो इसलिए बच्चों लद्दाख के ऊपर तिब्बत का जो क्षेत्र है उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तिब्बत के लोग जब यहाँ पे आते रहते थे तो वहाँ की संस्कृति लद्दाख के अंतर्गत भी विकसित हो गई। इसलिए लद्दाख और जो तिब्बत है दोनों एक दूसरे की मिले जुले रूप माने जाते हैं, यानी बिल्कुल एक जैसे वहाँ पर संस्कृति बनी हुई है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बौद्ध और मुस्लिम धर्म के लोग तिब्बत के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरीके से लद्दाख में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ठीक है, यानी कि हमारे देश में जो बौद्ध धर्म था वो धीरे धीरे लद्दाख के माध्यम से तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो लद्दाख की और तिब्बत की जो संस्कृति है, जो रहना खाना है, वो एक जैसा ही है, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। करीब 400 वर्ष पहले यहाँ इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और बहुत से लोग मुस्लिम धर्म के भी थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुस्लिम धर्म के भी थे, तो वो लोग यहाँ पर आए। तो क्योंकि यहाँ पे मुसलमान समाज का भी प्रचार प्रसार हुआ लगभग 400 वर्ष पहले। तो इस तरीके से लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। अब अंत में बात कर लेते हैं संगीत की। लद्दाख में गीतों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है, यानी कि बोलकर गाया जाता है, लिखित नहीं मौखिक संग्रह है। तिब्बत का एक ग्रंथ था जिसका नाम था केसर सागा। कहाँ का था? तिब्बत का। हमने देखा था यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत का केसर सागा एक ग्रंथ है गीतों से संबंधित। वह ग्रंथ हमारे लद्दाख में भी गाया जाता है और लद्दाख के जितने भी बौद्ध और मुस्लिम लोग हैं वो केसर सागा के जो भी गीत हैं वो गाते हैं, संगीत गाते हैं और साथ में केसर सागा से संबंधित नाटक भी यहाँ पर प्रचलित है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे इतिहास के रूप में, यानी कि बाहर के लोगों के द्वारा लद्दाख में लोग आए तो उससे यहाँ की संस्कृति और रहने खाने पीने पर प्रभाव पड़ा। तिब्बत का प्रभाव पड़ा किस पे? लद्दाख पे। और तिब्बत का लद्दाख पे पड़ा और लद्दाख का तिब्बत पे पड़ा। तो इस तरीके से संस्कृतियों का आपस में मिलाव हुआ और ये संस्कृतियों के प्रभाव के कारण, आदान प्रदान के कारण वहाँ के जीवन में भी काफ़ी प्रभाव हुआ। तो इस पूरे भाग में बच्चों हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा कि लद्दाख की भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ पर लोग किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, सर्दी ज़्यादा होने के कारण कैसा पहनावा पहनते हैं, कैसी चीज़ें खाते हैं, किस तरीके के यहाँ पर लोग व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो ये सब हमने इस भाग के अंतर्गत पढ़ा। अगले भाग में
बच्चों हम इससे बिल्कुल विपरीत एक क्षेत्र की बात करेंगे जो लद्दाख से बिल्कुल भौगोलिक रूप से भी अलग है और सांस्कृतिक रूप से भी अलग है। जो हमारा कौन सा राज्य है? केरल राज्य है, जो भारत के बिल्कुल दक्षिण में है। तो उसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।